हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा शर्मा स्वागत करती हूँ आपका पूजा शर्मा क्लासेस में। तो आज हम डिस्कस करेंगे भारत में कृषि क्रांतियों के उपनाम। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपके माता पिता भी स्वस्थ होंगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाएं, उसकी लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे दूंगी। वहाँ पर आपको यह नोट्स मिल जाएंगे। ठीक, हमने सारे विषयों के नोट्स वहाँ पर दे रखे हैं, तो आप एक बार ज्वाइन करके देखें। ठीक, तो चलिए डिस्कस करते हैं भारत में कृषि क्रांतियों के उपनाम। हरित क्रांति है वह खाद्यान्न उत्पादन के लिए लाई गई थी। हरित क्रांति किसके लिए लाई गई थी? तो खाद्यान्न उत्पादन के लिए। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन। श्वेत यानी सफ़ेद और दुग्ध। ठीक, दूध कैसा होता है? सफ़ेद। ठीक। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन के लिए लाई गई थी। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन के लिए लाई गई थी। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन। ठीक। रजत क्रांति अंडा उत्पादन के लिए। रजत क्रांति अंडा उत्पादन के लिए। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन के लिए। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन के लिए लाई गई थी। कृष्ण क्रांति बायोडीजल उत्पादन के लिए। कृष्ण क्रांति बायोडीजल उत्पादन के लिए। लाल क्रांति टमाटर और मांस उत्पादन के लिए। लाल क्रांति टमाटर और मांस उत्पादन के लिए लाई गई थी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। गुलाबी क्रांति झींग मछली उत्पादन के लिए। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन के लिए। और सुनहरी क्रांति फल उत्पादन के लिए लाई गई थी। सुनहरी क्रांति फल उत्पादन के लिए लाई गई थी। अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना। गोल क्रांति आलू उत्पादन के लिए लाई गई थी। गोल क्रांति आलू उत्पादन के लिए लाई गई थी। ठीक। इंद्रधनुषीय क्रांति सभी क्रांतियों पर निगरानी रखने के लिए यह इंद्रधनुषीय क्रांति लाई गई थी। इंद्रधनुषीय क्रांति सभी क्रांतियों पर निगरानी रखने के लिए लाई गई थी। ठीक। सनराइज सूर्योदय क्रांति इलेक्ट्रॉनिक उद्योग विकास के लिए लाई गई थी। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग विकास के लिए लाई गई थी। गंगा क्रांति भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करने हेतु जोहड़े वाला वाटरमैन ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र सिंह द्वारा यह लाई गई थी। वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह के द्वारा लाई गई थी। ठीक, किसके लिए गंगा क्रांति? भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करने के लिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सदाबहार क्रांति। सदाबहार क्रांति जैव तकनीकी के लिए लाई गई थी। सैफरॉन क्रांति केसर उत्पादन के लिए। केसर का उत्पादन सबसे ज़्यादा जम्मू एंड कश्मीर में होता है। केसर का उत्पादन सबसे ज़्यादा जम्मू एंड कश्मीर में होता है। ठीक। सैफरॉन क्रांति केसर उत्पादन के लिए लाई गई थी। स्लेटी ग्रे क्रांति यह उर्वरक के उत्पादन से लाई गई थी। ठीक, उर्वरक के उत्पादन से यह लाई गई थी। हरित सोना क्रांति की बात करें तो बांस उत्पादन से। ठीक, यह मोस्ट है हरित सोना क्रांति। वहाँ पर हमने पढ़ा था हरित क्रांति वह खाद्यान्न उत्पादन के लिए थी, और यहाँ हम बात करते हैं हरित सोना क्रांति की, तो यह बांस उत्पादन के लिए लाई गई थी। ठीक, सबसे ज़्यादा बांस कहाँ पर होता है तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक, असम में। मूंग क्रांति की बात करें तो मोटे अनाजों के उत्पादन से संबंधित है। मूंग क्रांति वह मोटे अनाजों के उत्पादन से संबंधित है। परामनी क्रांति की बात करें तो भिंडी के उत्पादन से संबंधित है। परामनी क्रांति भिंडी के उत्पादन से संबंधित है। ग्रीन गोल्ड क्रांति
यह चाय के उत्पादन से संबंधित है। ग्रीन गोल्ड क्रांति चाय के उत्पादन से संबंधित है। ठीक। खाद्य श्रृंखला क्रांति की बात करें तो भारतीय कृषकों की 2020 तक आमदनी को दोगुना करने से संबंधित है। खाद्य श्रृंखला क्रांति भारतीय जो कृषक होते हैं उनकी 2020 तक जो आमदनी है उसको दोगुना करने के संबंध में लाई गई थी। बात करते हैं खाकी क्रांति की। खाकी क्रांति यह चमड़ा उत्पादन से संबंधित है। व्हाइट गोल्ड क्रांति यह कपास के उत्पादन से संबंधित है। व्हाइट गोल्ड क्रांति कपास उत्पादन से संबंधित है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 ईस्वी में हुई थी। हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में हुई थी। इसके अग्रदूत कौन थे? MS स्वामीनाथन, और यह खाद्यान्न उत्पादन के लिए लाई गई थी। ठीक। विश्व में हरित क्रांति के जनक, यहाँ पर हमने बात की थी भारत में हरित क्रांति, ठीक है, इसके जनक MS स्वामीनाथन, और विश्व की बात करें तो नॉर्मन ई बोरलॉग। ठीक, नॉर्मन ई बोरलॉग हैं जो विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं। भारत की बात करें तो भारत में MS स्वामीनाथन, और विश्व की बात करें तो नॉर्मन ई बोरलॉग हैं। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर? यह पूछे जाते हैं, ये दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए। ठीक है, भारत में और विश्व में 1966 और 67 ईस्वी में यह लाई गई थी खाद्यान्न उत्पादन के लिए। ठीक। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव चावल व गेहूं पर पड़ा। ठीक है, चावल और गेहूं पर हरित क्रांति का सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा था। चावल की तुलना में गेहूं के उत्पादन में अधिक वृद्धि हुई। चावल के उत्पादन में यानी कि चावल कम हुआ और गेहूं की मतलब गेहूं का उत्पादन है वह ज़्यादा हुआ। ठीक, हरित क्रांति से। केसर का एकमात्र उत्पादक राज्य है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में केसर सबसे ज़्यादा होता है। भारत में दुग्ध उत्पादन के लिए श्वेत क्रांति लाई गई थी। दुग्ध उत्पादन के लिए श्वेत क्रांति लाई गई थी, और इसके जनक की बात करें तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन हैं। यह भी आपके लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि दुग्ध क्रांति के जनक हैं वह कौन हैं? तो वह वर्गीज कुरियन हैं। कौन सी क्रांति थी? तो श्वेत क्रांति थी। ठीक। भारत में नीली क्रांति के जनक की बात करें तो भारत में नीली क्रांति के जनक हैं अरुण कृष्णन। नीली क्रांति के जनक कौन हैं? अरुण कृष्णन। नीली क्रांति किसके लिए लाई गई थी? तो वह मत्स्य उत्पादन के लिए, मछली उत्पादन के लिए लाई गई थी। अब बात करते हैं गुलाबी क्रांति की। ठीक, गुलाबी क्रांति के जनक की बात करें तो दुर्गेश पटेल, यह गुलाबी क्रांति के जनक हैं। और गुलाबी क्रांति किसके लिए लाई गई थी? तो झींग मछली उत्पादन के लिए गुलाबी क्रांति लाई गई थी। ठीक। भारत में स्वर्णिम क्रांति के जनक कौन हैं? निरपक तुतेज। ठीक, निरपक तुतेज हैं जो स्वर्णिम क्रांति के जनक हैं। जो स्वर्णिम क्रांति के जनक हैं वह निरपक तुतेज हैं। ठीक। भारत में लाल क्रांति के जनक विशाल तिवारी हैं। भारत में लाल क्रांति के जनक विशाल तिवारी हैं। और लाल क्रांति किसके लिए लाई गई थी? तो टमाटर और मांस के उत्पादन के लिए लाल क्रांति लाई गई थी। अब बात करते हैं भारत में सिल्वर क्रांति के जनक। भारत में सिल्वर क्रांति के जो जनक हैं वह इंदिरा गांधी हैं। इंदिरा गांधी हैं सिल्वर क्रांति की जनक। भारत में दुग्ध उत्पादन में भारत का सबसे प्रथम स्थान है। दुग्ध के उत्पादन में भारत का सबसे प्रथम स्थान है। भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पर होती है? तो वह दार्जिलिंग में पैदा की जाती है। सबसे ज़्यादा जो चाय होती है वह भारत में दार्जिलिंग में पैदा होती है। भारत में स्वच्छ जलीय मछली कहाँ पर है? भारत में स्वच्छ जलीय मछली पश्चिमी बंगाल में होती है। ठीक,
भारत का उर्वरक में कौन सा स्थान है? तो भारत का उर्वरक में तीसरा स्थान है। भारत का उर्वरक में तीसरा स्थान है। भारत में सब्जी उत्पादन में दूसरा स्थान है और भारत में फल उत्पादन का दूसरा स्थान है। यानी कि उर्वरक की बात करें तो तीसरा, और सब्जी की बात करें तो दूसरा, और फल की बात करें तो दूसरा। ठीक। पंजाब राज्य को भारत का धान्य भंडार कहा जाता है। पंजाब राज्य को भारत का धान्य भंडार कहा जाता है क्योंकि पंजाब में सबसे ज़्यादा धान की खेती होती है। ठीक। भारत में कृषि ठीक, भारत में कुल क्षेत्र के 51% भाग पर खेती होती है और 4% भाग पर चारागाह होता है। पूछा जाता है यह। ठीक। भारत में कृषि, जो भारत में कुल क्षेत्र का 51% भाग पर तो खेती होती है और 4% भाग पर चारागाह होता है। ठीक। 21% भूमि पर वन एवं 24% भूमि पर बंजर है। ठीक है। 24% भूमि क्या है? बंजर और बिना उपयोग की भूमि है, जो जिसका कोई उपयोग ही नहीं है, ना कुछ कृषि होती है, ना मतलब किसी भी वह कार्य के लिए वह उपयोग में नहीं लाई जाती है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। कृषि क्या है? जो भारत की अर्थव्यवस्था है उसकी रीढ़ है। ठीक। भारत में कुल क्षेत्र 51% भाग पर क्या है? खेती। ठीक है, दोबारा से समझाती हूँ। 51% भाग पर क्या है? खेती। ठीक। 51% भाग पर क्या है? खेती। और 4% भाग पर क्या है? चारागाह। और 21% भाग पर वन। ठीक है। और 24% भाग क्या है? बंजर। ठीक। यहां तक बात क्लियर? आगे बढ़ते हैं। भारत की मिट्टियाँ, इंडियन सॉइल की बात करें तो भारत में कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों को कितने भागों में बांटा है? तो कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों को 8 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 8 भागों में बांटा है। जलोढ़ मिट्टी, नाम जानते हैं? जलोढ़ मिट्टी जो सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक। भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। दूसरी की बात करें तो लैटेराइट मिट्टी। तीसरी पीटमय और जैव मिट्टी। चौथी होती है हमारी काली मिट्टी। पांचवी होती है हमारी लाल मिट्टी। छठवीं होती है मरुस्थलीय मिट्टी। सातवीं की बात करें तो वनीय मिट्टी। आठवीं की बात करें तो क्षारीय मिट्टी। ठीक। तो हमारे भारत में यह 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। जलोढ़ मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, जैव मिट्टी, पीटमय मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, वनीय मिट्टी और क्षारीय मिट्टी। ठीक। आगे बढ़ते हैं। जलोढ़ मिट्टी के भारत के कितने % भाग पर पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी भारत के 22% भाग पर पाई जाती है। ठीक। बात क्लियर यहाँ तक? जलोढ़ मिट्टी की खासियत क्या है? इसकी खासियत की बात करें तो यह नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी, इसमें उर्वरकता काफ़ी होती है, यानी कि यह कृषि को उपजाऊ बनाती है। इसमें उर्वरकता ज़्यादा होती है। ठीक। और यह भारत में सबसे ज़्यादा मिट्टी पाई जाती है। ठीक। जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या होता है उसमें? जलोढ़ मिट्टी में सबसे ज़्यादा मात्रा में उसमें पोटास होती है। ठीक। जलोढ़ मिट्टी में सबसे ज़्यादा मात्रा में पोटास होती है। बांगर किसे कहते हैं? ठीक। बांगर किसे कहते हैं? बांगर जलोढ़ मिट्टी
बांगर और खादर। ठीक, बांगर और खादर को समझते हैं। बांगर होता है पुरानी मिट्टी, ठीक, और खादर होता है नई मिट्टी। जो खादर की बात करें तो जो नदियों के किनारे जो नई मिट्टी बनती है उसे हम खादर कहते हैं। नदियों के किनारे की जो जगह होती है उसे हम खादर कहते हैं, और पुरानी मिट्टी उसे बांगर कहते हैं। ठीक, पुरानी मिट्टी को बांगर और नई मिट्टी को खादर। जलोढ़ मिट्टी में फसल कौन कौन सी होती है? तो धान, गेहूँ, मक्का, तिलहन और दलहन आदि, आलू आदि यह फसलें होती हैं। जलोढ़ मिट्टी में यह फसलें होती हैं। काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट की चट्टानों को टूटने फूटने से होता है। काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है कि बेसाल्ट की चट्टानें टूटने फूटने से होता है, जैसे ज्वालामुखी से। काली मिट्टी किस खनिज की बहुलकता होती है? तो उसमें एल्युमिनियम की सबसे ज़्यादा मात्रा होती है, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम की। एल्युमिनियम और मैग्नीशियम की काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा मात्रा होती है। काली मिट्टी के रंग की बात करें तो मैग्नेटाइट और जीवाश्म की उपस्थिति के कारण वह काला होता है। उसमें मैग्नेटाइट और जीवाश्म की उपस्थिति होती है, इसकी वजह से काली मिट्टी का जो रंग है वह काला होता है। ठीक, काली मिट्टी के नाम की बात करें तो काली मिट्टी को हम रेगुर नाम से जानते हैं और चरनोजम नाम से जानते हैं। काली मिट्टी के दो नाम हैं, रेगुर और दूसरा है चरनोजम, याद रखना है आपको। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। कपास की खेती के लिए सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है? तो कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। काली मिट्टी का जो निर्माण कैसे होता है? तो खेदार एवं कायांतरित सेलों के विघटन एवं वियोजन से होता है। लाल मिट्टी का जो निर्माण होता है वह खेदार एवं कायांतरित सेलों के विघटन एवं वियोजन से होता है। लाल मिट्टी में किसकी बहुलता होती है? तो सिलिका और आयरन की लाल मिट्टी में सबसे ज़्यादा मात्रा होती है। लाल मिट्टी के रंग की बात करें तो लाल क्यों होता है? तो वह लौह ऑक्साइड के कारण यह लाल होता है। ठीक, उसमें लौह ऑक्साइड की ज़्यादा उपस्थिति होती है, तो लाल मिट्टी का रंग है वह लाल हो जाता है। काली मिट्टी की बात करें तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाई जाती है? काली मिट्टी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में पाई जाती है। और कपास की बात करें तो काली मिट्टी में ही होती है। और कपास सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? तो कपास सबसे ज़्यादा गुजरात में होती है। कपास सबसे ज़्यादा गुजरात में होती है। अब बात करते हैं अमूल की। ठीक है, जो अमूल दूध आता है ना, अमूल दूध पीता है इंडिया, तो अमूल की फुल फॉर्म क्या है? ठीक, आनंद मिल्क यूनिट